अंग्रेज हमारे देश में भारत में पहली बार कब आए और किस प्रकार से आए, किस नियम से आए और क्या करने आए। हम जानते हैं कि वो व्यापार करने के लिए आए, अंग्रेज आए और उन्होंने 200 साल तक करीब राज किया, शासन किया और अत्याचार किया। लेकिन किस प्रकार से आए, कैसे आए और वहाँ से यहाँ तक आने में उनको क्या समस्या आई और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर शासन करना शुरू किया। क्या आकर सीधे हुए यहाँ पर हमला करके और स्थापित हो गए, यानी कि यहाँ पर उन्होंने हमला किया और तभी उनको शासन मिला, या कोई अन्य माध्यम था तो जिसके माध्यम से वो यहाँ पर आए और स्थापित हुए। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की और किस प्रकार से आए। क्या वे पढ़े लिखे थे, क्या वे व्यापार करने इसलिए आए थे क्योंकि वो बहुत बड़े व्यापारी थे, या फिर उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, उनकी सहायता यहाँ पर किसने की। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको मैं यहाँ पर एक छोटे से अंश, एक पुस्तक का छोटा सा अंश है जिसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उसके माध्यम से इसका एक छोटा सा चैप्टर है, उसके माध्यम से यहाँ पर ये ज्ञात हो जाएगा कि अंग्रेज भारत में कैसे आए, कब आए और पहला, दूसरा, तीसरा अंग्रेज कौन था यहाँ पर जिसने यहाँ पर जन्म लिया। मतलब पहला अंग्रेज कौन था जिसका यहाँ जन्म हुआ। इस प्रकार से कुछ फैक्ट्स है, कुछ तथ्य है और कौन सी ऐसी कंपनी उन्होंने बनाई थी। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन उस कंपनी को बनाया कैसे, किसने परमिशन दी और कैसे वो यहाँ आए। क्या वहाँ की सरकारों ने यहाँ आने के लिए परमिशन दे दिया। जैसे आज कहते हैं कि मुझे अमेरिका जाना है तो क्या मेरी सरकार यहाँ से जाने की अनुमति दे देगी। ये बात की बात है कि वो वहाँ की सरकार मुझे परमिशन देती है कि नहीं उतरने का, लेकिन क्या यहाँ की सरकार मुझे यहाँ से बाहर निकलने में परमिशन दे देगी। क्या पहले कभी ऐसा होता था या नहीं होता था, ये भी सभी जानकारी इसमें मिलेगी। तो शुरू करते हैं कि सन 1695 में 5 सितंबर को एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जिसका पंजीकरण नाम था द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़ मतलब ईस्ट की तरफ इंडिया में। इसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। मात्र 10 वर्षों में ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई। एक और कंपनी बनी थी इससे पहले, तो उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंटाइज ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। हालांकि कंपनी का प्रचलित नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई और 19 सितंबर 1805 को दोनों को मिलाकर एक नई कंपनी बनी, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ये सारा कागजों का खेल था और ये नई कंपनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। और इसको अगर हम शुरू में देखें तो 24 सितंबर 1599 यानी 16वीं शताब्दी, 24 सितंबर 1599 को शुक्रवार था। इस दिन लंदन के फाउंडर्स हॉल में इंग्लैंड के 80 व्यापारी इकट्ठा हुए। 1599 का इंग्लैंड शेक्सपियर का इंग्लैंड था। शेक्सपियर जो वहाँ का जो इतिहास, वो वहाँ का कथाकार या जो भी वहाँ का वो उसका दौर था। एक एज यू लाइक इट और जूलियस सीजर के कारण पूरे इंग्लैंड में शेक्सपियर का नाम चर्चा में था। नाट्य, नृत्य, संगीत के वे दिन थे, किंतु इस वातावरण में भी एक व्यापारियों में से अनेक समुद्र पार व्यापार करने का साहस और रुचि रखते थे। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे लंदन के तत्कालीन लॉर्ड मेयर अर्थात महापौर सर निकोलस मूसली। इन व्यापारियों ने भारत की समृद्धि के अनेक किस्से सुन रखे थे। इन व्यापारियों मतलब वो 80 व्यापारी थे जिन्होंने भारत के किस्से सुन रखे थे और भारत से व्यापार करके यूरोप के अनेक देश कैसे तरक्की कर सकते हैं या कर रहे हैं, यह भी उनको दिख रहा था। स्वाभाविकतः इन सब की भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा जगी। इस बैठक में शामिल उन 80 व्यापारियों को यह यंकिंचित भी आभास नहीं था, यानी थोड़ा सा भी आभास नहीं था कि उनकी इस बैठक से भविष्य में भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल दोनों बदलने जा रहा है।
इन व्यापारियों ने इस बैठक में तय किया कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के पास वे अपनी कंपनी प्रारंभ करने की अर्जी देंगे। इस कंपनी का नाम रहेगा लंदन की ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने इस अर्जी पर निर्णय लेने में लगभग 15 महीने का समय लगा दिया और सन 1600 के अंतिम दिवस अर्थात 31 दिसंबर को रानी ने कंपनी को मान्यता दी। साथ ही 15 वर्ष के लिए पूर्व की दिशा में व्यापार करने का एकाधिकार भी इस कंपनी को दिया। पूर्व दिशा मतलब कि इंग्लैंड से पूर्व की दिशा भारत हो गया। उन दिनों रानी की भाषा में पूर्व का अर्थ होता था केप ऑफ गुड होप से आगे का क्षेत्र, अर्थात अफ्रीका से पूरब की ओर का सारा क्षेत्र। जब इस कंपनी को चार्टर मिला तब इसमें 218 लोग शेयर होल्डर थे। कंपनी का पंजीकृत नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। हालांकि कंपनी का प्रचलित नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस कंपनी में एक गवर्नर और 24 लोगों की कमेटी थी जो कंपनी की सारी गतिविधियां देखती थी। क्रिस होल्टे अपने ब्लॉग में लिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज के कारपोरेट्स के लिए मॉडल कंपनी थी। यह असाधारण सच था क्योंकि इस कंपनी के पास अपनी फौज भी थी। ये अपने बूते पर विदेशी संबंध बनाते थे। इसने खुद की अपनी लड़ाइयाँ जीतने के लिए और ज़मीन की चौथ वसूल के लिए घूस भी दी। मतलब युद्ध भी लड़े उसने, ज़मीनों पर कब्जे किए और घूस भी देता था। ये ऐसा सब इसने किया। नीति नियम तो इसके कोष्टक में थे ही नहीं। नीतियाँ बनाना या नियम पे चलना इसके पास मतलब ही नहीं था। लगभग 100 वर्षों के इसके इतिहास में इसके मुख्यालय में मात्र 35 स्थायी कर्मचारी थे। सिर्फ 35 लोगों ने मिल करके कंपनी चलाई थी। और इसका जो व्यापार था वो कपड़ा, मसाले आदि वस्तुओं के व्यापार के लिए बनी ये कंपनी बाद में व्यापार के साथ बहुत कुछ करने लगी। कपड़ा और मसाले ये सब भारत से कर रही थी ये व्यापार, और उसमें बहुत कुछ करने लगी उसकी आड़ में। कंपनी की अधिकृत स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इसके 8 वर्ष बाद अर्थात गुरुवार 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत के किनारे पर लगा। इस जहाज का कप्तान था विलियम हॉकिंस। उन दिनों सूरत पर मुगलों का राज हुआ करता था और दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर बैठा हुआ था। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह से आधिकारिक भेंट की और सन 1612 में हुई ये भेंट। इसके पहले 1611 में कंपनी ने अपना पहला कारखाना लगाया। भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में, और 2 वर्षों के बाद वर्ष 1613 में पश्चिमी किनारे पर सूरत में कंपनी ने दूसरा कारखाना खोला। वर्ष 1615 में थॉमस रो ने दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर से भी भेंट की और बादशाह से जहां जहां मुगल सत्ता है वहां वहां कंपनी को कारखाने लगाने की अनुमति और व्यापार करने का एकाधिकार मांगा मुगल बादशाह जहांगीर से। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी बादशाह को यूरोप की विशेष वस्तुएं बेचेगी, ऐसा प्रस्ताव दिया। जहांगीर बादशाह ने लगभग 3 वर्ष के पश्चात इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। 3 वर्ष बाद स्वीकृति दी थी उसने भी। ब्रिटेन की रानी जी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 वर्ष तक पूर्व के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। पूरा अधिकार दे दिया था 15 वर्षों तक व्यापार करने का। और 1609 में कंपनी के प्रमुख जेम्स द वन ने रानी से बात करके कंपनी को अनिश्चित काल तक व्यापार करने का लाइसेंस मांगा। भारत में अंग्रेजों की प्रमुख स्पर्धा पुर्तगाली व्यापारियों से थी। बाद में फ्रांसीसी और डच भी इस स्पर्धा में शामिल हो गए। पुर्तगाली लगभग 100 वर्षों से भारत के साथ व्यापार कर रहे थे, इससे पहले ही कर रहे थे। पुर्तगाली
और भारत के पश्चिमी तट पर उन्होंने अपना स्थान बनाया था। गोवा उनके कब्जे में था और नीचे कालीकट से लेकर ऊपर दमन दीव तक उन्होंने व्यापार का एक तंत्र बनाया। अंग्रेज तुलना में नए थे, इसलिए उन्होंने पश्चिमी तट के साथ भारत के पूर्व तट पर अपने व्यापारी ठिकाने बनाए। कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र खोला और इसी बंगाल से सत्ता का रास्ता भी बनाया। आगे जब 1661 में पुर्तगाल के राजा की लड़की कैथरीन ब्रिंगोजा का विवाह इंग्लैंड के राजपुत्र चार्ल्स के साथ हुआ, तो भारत के अंग्रेजों को अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों की सत्ता वाला मुंबई यानी कि बॉम्बे द्वीप दहेज में मिल गया। कंपनी ने 1665 तक मुंबई को एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। कंपनी के अफसर मुगल बादशाह जहांगीर को खुश रखने के हर तरह के प्रयास करते थे। यहाँ से शुरू होती है कहानी। अंग्रेजों का जहांगीर के दरबार में तैनात राजदूत थॉमस रो ने इस बारे में बहुत कुछ लिखा। यह अंग्रेज बादशाह जहांगीर को और उसके कुछ सरदारों को विलायती लड़कियां भेंट करते थे ताकि वो लोग खुश रहें, मतलब जहांगीर खुद भी खुश रहे। और 1617 में भारत आए कंपनी के एने जहाज से 3 महिलाएं भी भारत पहुंची। एने नाम का एक जहाज आया 1617 में, उसमें 3 महिलाएं आई थी वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ये तीनों कंपनी के बनाए हुए कानून को तोड़कर भारत पहुंची थी और ये थी मरियम बेगम, फ्रांसेस स्टील और श्रीमती हडसन। इनमें से फ्रांसेस स्टील ये ब्रिटिश जहाज पर प्रवास के समय में गर्भवती थी। जब वह आ रही थी तभी वो गर्भवती थी। उसी जहाज से चलने वाले रिचर्ड स्टील से उसने गुप्त रूप से विवाह भी कर लिया था। अब क्योंकि लंबा रास्ता तय करके आना होता था इनको, जहाज में आती थी तो वहीं उसने वहाँ गर्भवती भी हो गई थी। तो उसका बच्चा भारत की भूमि पर पैदा होने वाला दूसरा अंग्रेज था। यह फ्रांसेस स्टील 2 वर्ष तक जहांगीर बादशाह के अंतःपुर में रही। यह महिला वहाँ उसके अंतःपुर में, मतलब कि जिसको कहते हैं रखेल बन के रहना, या उसके जो हरम में रही, वो उसकी अंग्रेज महिला तो अंतःपुर में रही। अंतःपुर उसी को कहा जाता है जो रखेल, या जिसको कहते हैं कि उसकी अलग से जो रहती है। शायद यह मरियम बेगम से उसकी नज़दीकी के कारण हुआ। मरियम बेगम आर्मेनियन ईसाई थी और वह भी जहांगीर के अंतःपुर में उसकी रखेल बनकर रही। यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। इन सबसे खुश होकर जहांगीर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे शाहजहां बादशाह ने 1634 में अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल प्रांत में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये सिलसिला आगे जब चलता रहा तो जहांगीर के बाद दिल्ली की गद्दी पर जब शाहजहां बैठा तो उसने भी इसी को जारी रखा, क्योंकि वो इसी के शौकीन रहे। तो आगे चलकर 1716 में तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख सिराज ने अंग्रेज़ों के व्यापार से सारे कर हटा दिए। व्यापार जो कर देते थे वो अंग्रेज लोग, वो भी हटा दिए। इसके एवज में उसको अंग्रेज़ों ने दिए मात्र 3,000 रुपये। इस कर मुक्त व्यापार का अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और ठीक 40 वर्ष के अंदर सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। प्लासी का जो 1757 में युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और व्यापार के माध्यम से जमीनी सत्ता हथियाने के लिए अंग्रेजों ने छल कपट, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, लड़ाई के सारे रास्ते खोल दिए और यहीं से भारत की वो लूट शुरू हुई। और भारत से संबंध आने के बाद अंग्रेजों के शब्दकोश में हिंदी और अन्य भारतीय शब्द प्रवेश करने लगे। अब तो जुगाड़, दादागिरी, सूर्य नमस्कार, अच्छा, चड्डी आदि शब्द भी ऑक्सफोर्ड के अंग्रेजी शब्दकोश में अपना स्थान बनाने लगे। किंतु इस ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में शामिल होने वाला पहला शब्द कौन सा था? वो था लूट। लूट शब्द सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल हुआ
और 1757 में जब प्लासी का युद्ध जीता उन्होंने वहाँ से बंगाल में, तो वहीं से उन्होंने वर्चस्व कायम किया और पूरे भारत पर धीरे धीरे वो फैलते गए। और 1857 पूरे 100 साल के बाद वो 1857 की फिर क्रांति हुई थी, वो उनके खिलाफ हुआ था। तो ये सारे तथ्य हैं, ऐतिहासिक प्रमाण है पूरे, और इसमें कहीं से भी कोई मंशा नहीं होनी चाहिए कि ये गलत है। ये किताब है विनाश पर्व, प्रशांत पॉल जी की लिखी हुई एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है और बहुत बड़ी रिसर्च वर्क है। ये रिसर्च करके इन्होंने लिखी है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 250 रुपये की पुस्तक है। दिल्ली में है एक प्रशांत पब्लिकेशन, प्रभात पेपरवर्क्स, प्रभात प्रकाशन है, वहाँ से आप ये पुस्तक ले सकते हैं और मैंने वहाँ से ली है। तो मैंने इस पुस्तक को पूरा पढ़ा, आप देख सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार जानकारियाँ इसमें, किस प्रकार से इन्होंने लूट खसोट की और कैसे यहाँ उन्होंने वर्चस्व कायम किया, आपको ये मैंने बता दिया। इसके बाद के जो रोंगटे खड़े कर देने वाले चैप्टर हैं इसमें, वो और भी भयानक है। कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ अत्याचार किए, क्या क्या किया, कैसे वो गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें मायने रखती है। तो किस प्रकार से इन्होंने घुसपैठ की, कैसे यहाँ पर उन्होंने मुग़लों को खुश किया, क्योंकि मुग़लों का यहाँ वर्चस्व हुआ करता था उन दिनों, जहाँ मुग़ल थे वहीं, क्योंकि हिंदू राजा भी थे, शासन कर रहे थे, लेकिन हिंदू राजा इनको भाव नहीं देते थे। तो ये वहाँ उनके पास गए जहाँ जहाँ मुग़ल शासक हुआ करते थे, और उनको कैसे अपनी महिलाओं को वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ लेके आए, और यहाँ महिलाओं के इस्तेमाल से उन्होंने, क्योंकि ये दोनों ही मलेच्छ आपस में मिलते गए और इन्होंने भारत भूमि पर कब्जा कर लिया। तो ये कुछ विशेष जानकारी है इस पुस्तक के माध्यम से। तो यदि मेरी इन जानकारियों से संतुष्ट हैं और इसी प्रकार की जानकारियाँ चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।